लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं लैंडस्लाइड के डरावने वीडियो के साथ। यहां अमगढ़ी के खेरार गांव में पहाड़ का सैकड़ों टन मलबा खिसक गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ से मलबा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। उसके रास्ते में आए पेड़ भी उसकी चपेट में आए और धराशायी हो गए। पहाड़ खिसकने के चलते इस गांव के ग्रामीण अभी एक स्कूल में ठहरे हुए हैं। लखनऊ दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली के बाद अचानक अमेठी पहुंच गई। यहां उन्होंने तिलोई स्थित टोडरपुर गांव में पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। 6 सितंबर को कच्ची दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। प्रियंका उसी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और परिवार का ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। बहुत दुखद घटना है। बच्चे को भी बहुत चोट लगी है और जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे गुजर गए उनके लिए बहुत ही सदमा है। सबको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, समाज को करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। जितनी भी सहायता दे सकते हैं देनी चाहिए। चुनाव लिए क्या कहेंगे मैम? अब चुनाव आ रहा है, काम कर रहे हैं हम। कार्यकर्ताओं काफी जोश देखा जा रहा है। तो दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। उसी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची प्रियंका गांधी। कहा कि जो बच्चा घायल हुआ है उसे काफी चोटें आई हैं और जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है, इसीलिए यहाँ पहुंची थी उससे मुलाकात करने। और साथ ही चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव आ रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं। और अचानक यहाँ पर अमेठी पहुंच गई थी प्रियंका गांधी और जिस वक्त परिवार से उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। परिवार की महिलाओं से बात की, उनके साथ सहानुभूति जताई और साथ ही उस बच्चे को भी देखा जो जख्मी हुआ था। सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री में कैसे हो जाता है आगे हर चीज। उत्तर प्रदेश की सियासत में राम मंदिर, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, परिवारवाद के मुद्दे को उछाला जा रहा है। सीएम योगी आज कुशीनगर और संत कबीरनगर दौरे पर थे। यहां उन्होंने विपक्ष पर जो जुबानी हमले किए उसको अगर आम शब्दों में समझना है तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी ने 22 का एजेंडा सेट कर दिया है। राम मंदिर, विकासवाद, गांव गरीब कल्याण के मुद्दे पर चुनाव में जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाकर विपक्ष को खुली चुनौती दे दी है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं और 22 का जो एजेंडा है वो तय कर दिया है और साथ ही विपक्ष को खुले शब्दों में ललकारते हुए यहां आम जनता से कहा कि राम मंदिर का जो कार्य आज संभव हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, राम भक्तों की सरकार है। और आज जो राम भक्त बनने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। योगी आदित्यनाथ ने सियासी चाल चल दी है। बीजेपी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हिंदुत्व और बीजेपी लगभग पर्यायवाची से बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान सुनेंगे तो उसमें ये बातें और भी साफ हो जाती हैं। बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस भी मंदिर मार्ग की ओर है। प्रियंका गांधी रायबरेली जाने के दौरान बछरावा में हनुमान जी की पूजा करते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे। उस वक्त राहुल गांधी ने त्रिकुट पर्वत की पैदल चढ़ाई की। जो हिंदू का कार्ड खेला जा रहा था बीजेपी द्वारा और उसके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। इवन कार्ड खेला जा रहा था हिंदुओं का, हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हम ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई भी सेफ नहीं है। प्लस साथ के साथ हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में 2022 में भाजपा का पत्ता बिल्कुल साफ होगा, ये मेरी गारंटी देता हूँ। बात सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं है।
परिवारवाद, भाई भतीजावाद भी इस बार बीजेपी के एजेंडे में है। योगी ने कुशीनगर से विपक्ष की जातिवादी नीतियों पर भी सवाल उठाए। योगी कहते हैं कि उनके लिए विकास का मतलब किसी परिवार या मजहब का विकास नहीं है। जो लोग जात पात देखकर नौकरियां देते थे, उनको जनता ने सबक सिखा दिया है। भाइयों बहनों, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर कुशीनगर क्या पूरे प्रदेश में भूख से एक भी मौत नहीं हुई है। पहले भूख से मौतें होती थी क्योंकि गरीब का अन्न ये लोग खा जाते थे, सपा बसपा के लोग खा जाते थे, ये हजम कर जाते थे। लेकिन आज गरीब को अन्न मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, निराश्रित महिलाओं को पेंशन मिल रही है, दिव्यांगजनों को पेंशन मिल रही है, हर गरीब को सुविधाएं मिल रही हैं। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज तो अगर आंधी तूफान ज्यादा बारिश हुई तो उस दिन भले ही छोड़ दिया जाए, बाकी 16 से लेकर के 24 घंटे बिजली हर जनपद के हर गांव में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, क्योंकि विकास पर सबका समान अधिकार है। जितना विकास पर मेरा अधिकार है, जितना अधिकार विजय दुबे का है, जितना अधिकार अतुल सिंह का है और जितना अधिकार जटाशंकर त्रिपाठी का है, उतना ही अधिकार आपका भी उस विकास पर है। और यही कहने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है। विधानसभा चुनाव में गांव, गरीब, किसान, नौजवान भी बड़ा मुद्दा है। योगी ने कहा कि पहले यूपी में भूख से मौत होती थी, लेकिन 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में भूख से किसी की भी मौत नहीं हुई है। दिल्ली की सीमाओं पर भले ही यूपी का किसान आंदोलित हो, लेकिन योगी कहते हैं कि किसानों के लिए जो काम उनकी सरकार ने किया वो ऐतिहासिक है। एमएसपी से लेकर गन्ना किसानों की समस्या तक योगी ने दावा किया कि जितना भुगतान पिछले 4.5 सालों में हुआ, उतना एसपी बीएसपी शासन में नहीं हुआ। यहां पर बात उठी थी गन्ना किसानों की, और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, एक एक गन्ना किसान का पाई पाई चुकता करवाएंगे। कोई आपका पैसा लेके नहीं जा सकता है, और नहीं तो कार्रवाई बहुत सख्त करेंगे, बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। कोरोना महामारी थी, चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो पाई, जो चीनी विदेशों में जानी थी नहीं हो पाई, नहीं जा पाई। अन्यथा याद करिए 2016-17 में 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। 2007 से 2017 तक कुल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान 10 वर्षों में हुआ था, और आज 4.5 वर्ष में 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्य गिना रहे हैं। इधर राकेश टिकैत बुंदेलखंड के किसानों को अपने पाले में करने के लिए महोबा और हमीरपुर के दौरे पर पहुंच गए। टिकैत ने मौदहा में किसान पंचायत की और दावा किया कि देश की आजादी की लड़ाई 90 साल चली और अब किसानों की आजादी की लड़ाई पूरे देश में चल रही है। किसान अपनी आय दोगुनी चाहता है और अपनी फसलों का रेट भी दोगुना चाहता है। किसान की आजादी की लड़ाई है, ये जब तक वापसी नहीं लेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, ये किसान वापसी जाएगा नहीं। जो किसान 10 महीने से वापसी नहीं गा, ये सरकार अब समझती है कि वापसी चला जाएगा। और 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, हमारी फसलों के रेट दुगने होंगे। 2022 में जनवरी से बिकने वाली फसलों के रेट दुगने होंगे, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। इसी प्रचार के लिए जा रहे हैं हम। बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया। 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, ऐसा पीएम मोदी ने कहा था। आय डबल करने की दिशा में केंद्र और राज्य स्तर से प्रयास भी किए गए हैं। जुलाई 2019 को कृषि मंत्री ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने किसानों की कमाई दोगुनी करने अप्रैल 2016 में अंतर मंत्रालय समिति गठित की थी। इस समिति ने सितंबर 2018 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें स्वयं सशक्त मॉडल अपनाकर किसानों की आय दोगुनी करने का सुझाव दिया गया था। समिति ने फसल, पशुधन उत्पादकता में सुधार, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, फसल सघनता में वृद्धि, कृषि मंडी सुधार जैसी सिफारिशें की थी। केंद्र सरकार ने जो तीनों कृषि कानून लागू किए हैं, उसे भी कमाई दोगुनी करने वाला कदम बताया जाता रहा है।
और अब खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने 2016 में कांग्रेस से बगावत करने पर एक बड़ा खुलासा किया। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ किया है कि मुख्यमंत्री बनने की हसरत को लेकर ही उन्होंने बगावत की। दिल से कह रहा हूं, हो सकता है इसके कारण मुझे बहुत राजनीतिक रूप से नुकसान हो जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैं ये जरूर, आपने अभी मैंने कहा कि भाई क्यों पार्टी छोड़ी, मैं ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि अब मुझ पर खोने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं अब ये बोल रहा हूं। मैं इसलिए निर्णय लिया 2016 में कि मैंने भाई अगर कांग्रेस के नेतृत्व में हरीश सरकार आती है तो हरीश राव चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो मैंने 99.9% पे नहीं, 0.1% पे निर्णय लिया था कि शायद मैं ये बगावत करेंगे तो शायद मेरे चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना बनेगी। वो मंत्री बनने के लिए थोड़ी मैंने उतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। गुजरात की राजनीति में अब भूपेंद्र अध्याय शुरू होने जा रहा है। सभी को फिर चौंकाते हुए बीजेपी ने गुजरात का नया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बना दिया है। रेस में तो नितिन पटेल का भी नाम था और मनसुख मंडाविया भी थे, लेकिन सत्ता भूपेंद्र पटेल को दे दी गई है। गुजरात में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा कयासों का दौर खत्म हो गया है। विधायक दल की बैठक में बीजेपी की ओर से भूपेंद्र पटेल का नाम फाइनल हुआ। भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले सीएम होंगे। गांधीनगर में हुई विधायक दल की बैठक में उनका नाम तय हुआ और पार्टी ने उन्हें नया सीएम बनाए जाने की घोषणा कर दी। भूपेंद्र पटेल गुजरात की घाट लोडिया विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक हैं। वो पाटीदार समाज से आते हैं और जमीन से जुड़े नेता बताए जाते हैं। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल अमन भाई इधर रुको, इधर आएगा अमन भाई। ये देखो आए इधर। हाँ यही रुको। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात गुरुवार को की गई थी। इसका वीडियो आज जारी किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को पैरालंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ वाली स्टॉल भेंट की। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की। पीएम ने जयपुर की अवनी लेखरा से पूछा कि मैच के दौरान उनके मन में क्या चल रहा था। वहीं कृष्णा नागर से पूछा कि माता पिता को कहां घूमने लेकर जाओगे। आपके साथ, आपके सपोर्टिंग स्टाफ जापान में भारत की एक अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ा करके आप लोग आए। सिर्फ मेडल लेके आए ऐसा नहीं, आपका कंडक्ट, आपका सबसे बातचीत करने का, तो सारी चीज़ों का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट गया। और ये क्योंकि जब आप खेलने जाते हो तो एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर होते हैं। आपको लोग देखते हैं तो भारत को देखते हैं, और उसमें जो भी आप करते हैं, और मैंने देखा है कि सबके लिए जितना भी क्योंकि मेरा जापान के लोगों से थोड़ा परिचय जरा ज्यादा ही है, तो बताते रहते हैं। राजधानी लखनऊ में कल हुई हिस्ट्री शीटर अनवर उर्फ अन्नू के हत्यारे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी शारिक ने कैमरे के सामने हत्या की बात कबूल की है। शारिक ने साफ कहा कि उसने ही अन्नू को तमंचे से मारा। साथ ही उसने ये भी आरोप लगाया कि हिस्ट्री शीटर अन्नू उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करता था। जब अन्नू को मना किया तो वो शारिक को धमकाता था। इसी से तंग आकर उसने अनवर उर्फ अन्नू की हत्या कर दी। कट्टा कहाँ है? कट्टा छीन लिया उन लोगों ने, उसके बाद पिस्टल निकाल के उनको मारना शुरू कर दिया। था कौन वो? अन्नू ना, अन्नू इससे सीटल, जिसको 50,000 का इनाम है।
कान्हा के जन्मोत्सव के बाद अब पूरे ब्रजमंडल में कान्हा की आह्लादिनी शक्ति राधा रानी को जन्म महोत्सव की धूम मची हुई है। 14 सितंबर को भोर में 4 बजे जन्माभिषेक कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए मंदिर परिसर में अभी से ही बधाई गायन हो रहा है। बरसाना में जिधर देखो उधर ही बधाई गायन चल रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक SGR